दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो की न्याय व्यवस्था मतलब प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की विस्तृत चर्चा की है। तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, उन्होंने न्याय के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने न्याय को न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक हर एक स्तर पर परिभाषित किया है। उन्होंने एक आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय किसी भी समाज या व्यक्ति की आदर्श स्थिति है। न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति या फिर हर वर्ग अपने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। प्लेटो से पूर्व ग्रीक में न्याय को लेकर कुछ विचारधाराएं चलती थी। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ में न्याय की पूर्ववर्ती विचारों की आलोचना की। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विचारों और उस समय प्रचलित जो न्याय की धारणाएं थी उनका खंडन किया, उनकी आलोचना की और एक अपनी न्याय की थ्योरी विचारधारा प्रस्तुत की। तो प्लेटो ने एक एक करके उन सभी सिद्धांतों का खंडन किया, उनकी आलोचनाएं की और फिर अपनी एक जस्टिस थ्योरी लाई। तो अब हम देखते हैं प्लेटो से पूर्व ग्रीक में जो 4 सिद्धांत चल रहे थे न्याय को लेकर उनको। तो सबसे पहले थ्योरी थी ट्रेडिशनल थ्योरी यानी पारंपरिक न्याय का सिद्धांत। यह सिद्धांत सेफालिस और पोलीमार्कस ने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले प्लेटो सेफालिस से पूछते हैं कि उनके अनुसार न्याय क्या है। तो सेफालिस कहते हैं न्याय का अर्थ है सत्य बोलना और ऋणों को चुकाना। प्लेटो ने अब इस विचार को सुना। अब वे पोलीमार्कस से पूछते हैं उनके अनुसार न्याय क्या है। तो पोलीमार्कस कहते हैं कला होने के नाते न्याय का अर्थ है मित्रों के साथ भला करना और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना, मतलब जैसे के साथ तैसा करना। अब प्लेटो सबसे पहले सेफालिस के विचारों का खंडन करेगा। मतलब प्लेटो पूछता है कि न्याय का अर्थ अगर सत्य बोलना है और ऋणों को चुकाना है, तो उदाहरण के लिए मानो 2 राजा हैं और दोनों ही राजा एक दूसरे के शत्रु हैं। एक राजा दूसरे राजा से पूछता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर राजा अपनी कमजोरी बताता है तो वो तो अन्याय होगा। और अब पोलीमार्कस ने न्याय को कला माना है और उन्होंने कहा है कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार करो। तो प्लेटो कहता है कि ये तो संभव नहीं है। जैसे के साथ तैसा व्यवहार कैसे करें हम? हमें कैसे पता कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु? अगर मित्र के वेश में शत्रु हमारे साथ है और उसके साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो तो न्याय नहीं होगा। प्लेटो कहता है कि न्याय कोई कला नहीं है बल्कि ये तो आत्मा का गुण है। अब दूसरी थ्योरी क्या है? अब दूसरी थ्योरी है बहिर्मुखी यानी उग्रवाद का सिद्धांत। बहिर्मुखी यानी उग्रवाद का सिद्धांत, इसको प्रस्तुत किसने किया था? थैसीमेकस ने इसको प्रस्तुत किया था। अब प्लेटो थैसीमेकस से पूछेगा कि उनके अनुसार न्याय क्या है। तो थैसीमेकस कहता है कि न्याय बलवान का हित है। थैसीमेकस क्या कहता है? न्याय बलवान का हित है। साधारण शब्दों में हम कहें तो जिसका अर्थ होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। थैसीमेकस कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली वर्गों के हितों की रक्षा करने का माध्यम है। इस विचार के अनुसार न्याय केवल शासकों के लिए लाभकारी होता है। प्लेटो अब इस विचार का भी खंडन करते हैं, इसकी भी आलोचना करते हैं कि प्लेटो ने इस विचार को खारिज किया और न्याय को केवल शक्ति और स्वार्थ तक सीमित कर देते हैं। अब तीसरी थ्योरी है व्यवहारिक थ्योरी यानी प्रैग्मैटिक थ्योरी, जिसे हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। इसे प्रस्तुत किसने किया था? ग्लाउकन। ग्लाउकन इसको प्रस्तुत करता है। अब प्लेटो ग्लाउकन से पूछते हैं उनके अनुसार न्याय क्या है। तब ग्लाउकन कहते हैं दुर्बल व्यक्ति के हित में कार्य करना ही न्याय है। न्याय भय का शिशु है। यानी ग्लाउकन कहते हैं समाज में दल यानी भय फैलाकर न्याय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्लेटो भी इस बात की आलोचना कर देते हैं अगर दल से न्याय प्राप्त हो सकता है तो वह कुछ समय के लिए प्राप्त होगा और यह समाज को संकट में बना देगा। प्लेटो ने इसे भी अपर्याप्त माना है क्योंकि भय से न्याय व्यवस्था प्रभावी नहीं हो सकती है। चौथी विचारधारा है क्रांतिकारी न्याय, मतलब रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्रांतिकारी न्याय का सिद्धांत। इसको प्रस्तुत किसने किया था? एडिमेंटस ने इसको प्रस्तुत किया था। अब प्लेटो एडिमेंटस से पूछता है कि उनके अनुसार न्याय क्या है।
तब एरिमेंटस कहता है कि शक्ति ही न्याय है। एरिमेंटस कहेगा कि शक्ति ही न्याय है। तो एरिमेंटस ने शक्ति को न्याय माना है। एरिमेंटस कहते हैं कि शक्ति के अनुसार जो भी कार्य किया जाता है वही न्याय है। तब प्लेटो भी इस विचार का खंडन करते हैं। वो बोलते हैं शक्ति ही एकमात्र न्याय का आधार नहीं हो सकती। न्याय में नैतिकता, समानता और निष्पक्षता जैसी कारकों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार उन्होंने एक एक करके सभी विचारों का खंडन किया। प्लेटो कहते हैं कि अभी तक जो ग्रीक में एक एक करके न्याय के सिद्धांत दिए गए थे, जितने भी सिद्धांत दिए गए थे, वो सभी न्याय को केवल बाहरी वस्तु समझते हैं, बल्कि न्याय एक आत्मा का गुण है। और अब प्लेटो ने इन सभी विचारों का खंडन किया और एक अपना न्याय का सिद्धांत दिया। अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्लेटो के अनुसार न्याय एक नैतिक अवधारणा है, ना कि कानूनी अवधारणा। तो प्लेटो ने न्याय को एक नैतिक अवधारणा माना है। तो प्लेटो ने न्याय को दो भागों में बांटा है। तो दो भाग कौन कौन से? पहला है व्यक्ति के आधार पर यानी इंडिविजुअल जस्टिस, और दूसरा है सामाजिक न्याय। तो व्यक्ति के आधार पर अब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल जस्टिस की। तो उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति में 3 गुण होने चाहिए। प्लेटो का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 भाग में विभाजित होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है आत्मबल और तीसरा है इच्छा। तो पहले ये बुद्धि। तो आत्मा का वह भाग जो ज्ञान और विवेक, सत्य की खोज करता है। दूसरा है आत्मबल या साहस, वह भाग जो इच्छाओं और चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। और तीसरी है इच्छा, आत्मा का वह भाग जो भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मानो अगर एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि ज्यादा भरी हो, उसके सामने कोई समस्या प्रकट हुई हो, तो वह सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग करेगा उस समस्या को सुलझाने के लिए। व्यक्तिगत न्याय तब स्थापित होगा जब आत्मा की ये तीनों गुण यानी आत्मा के तीनों भाग अपने अपने कार्यों में संतुलित होते हैं और हर भाग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो व्यक्तिगत न्याय तब स्थापित होगा जब तीनों गुण अपने अपने कार्यों को पूर्ण रूपेण अच्छी तरीके से करते हैं। जब बुद्धि मार्गदर्शन करती है, साहस उसकी सहायता करता है और इच्छा अनुशासन में रहती है। तो देखो, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज, तम, और यही तीनों गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं, जिसे हम गोल्डन, सिल्वर, ब्राउन कहते हैं। जिस व्यक्ति में सत्य ज्यादा होगा यानी लॉजिकल माइंड यानी रीजन, तो वह रूल करेगा, मतलब शासक बनेगा। और जिसमें रज ज्यादा होगा यानी साहस ज्यादा होगा, वह सैनिक बनेगा। और जिस व्यक्ति में तम ज्यादा होगा, एपिटाइट यानी इच्छाएं ज्यादा होंगी, तो वह कौन बनेगा? वह बनेगा उत्पादक वर्ग। आदर्श राज्य व्यक्ति का ही एक वृहद रूप है। तो आदर्श राज्य व्यक्ति का ही एक वृहद रूप है, लोगों की क्षमता अनुसार उनके काम बांट देने, जिससे सभी को न्याय प्राप्त हो। साधारण भाषा में अपने कार्यों को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय क्या है? तो प्लेटो का आदर्श राज्य 3 भागों में विभाजित है। तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला दार्शनिक शासक, दूसरा योद्धा और तीसरा श्रमिक यानी व्यापारी। तो राजा की बात करते हैं तो राजा कौन होगा? वे लोग जो बुद्धि और ज्ञान के आधार पर राज्य का संचालन करेगा, यानी जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा होगी वही राजा बनेगा और बुद्धि और ज्ञान के आधार पर वो राज्य का संचालन करेगा। दूसरा है योद्धा, वे लोग जो राज्य की सुरक्षा और रक्षा का कार्य करेंगे, जैसे कि सैनिक। और तीसरा है श्रमिक यानी व्यापारी, वे लोग जो कृषि और व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधि में लगे रहते हैं। अब सामाजिक न्याय की स्थापना कैसे होगी? तो सामाजिक न्याय की स्थापना तब होगी जब समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग अपने अपने निर्धारित जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों का पालन अच्छी तरीके से करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। जैसे कि शासक केवल शासन करेगा, योद्धा यानी सैनिक केवल सुरक्षा का कार्य करेगा और व्यापारी यानी उत्पादन और व्यापार में लगे रहेगा। तो प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को
शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया है। वह केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और राज्य को टैक्स देगा। अब प्लेटो की न्याय व्यवस्था की जो विशेषता क्या है, तो सबसे पहले उसकी विशेषता पहली है समाज का वर्गीकरण। तो प्लेटो की सबसे पहली विशेषता है उसने समाज को वर्गीकृत किया है। प्लेटो के अनुसार समाज 3 वर्ग में विभक्त है, जैसे कि शासक, सैनिक और श्रमिक। प्लेटो का मानना था कि समाज में न्याय तभी होगा जब प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों का पालन करेगा और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दूसरी विशेषता है न्याय का आधार नैतिकता। तो प्लेटो के अनुसार न्याय किसी कानून पर आधारित नहीं है, बल्कि नैतिकता और मानव अंतःकरण पर आधारित है। इसका अर्थ है कि न्याय सही मतलब यह होगा कि नैतिकता के आधार पर देखो कि कोई कार्य सही है कि गलत। प्लेटो के अनुसार न्याय का संबंध सही और गलत के नैतिक निर्णय से। कानून न्याय की एक सीमित व्याख्या है, लेकिन नैतिकता समाज में सही कार्यों और आदर्श व्यवस्था की नींव रखती है। प्लेटो की तीसरी विशेषता है कार्य का विशेषीकरण। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर जो कार्य दिए गए हैं उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को वही कार्य करे जिसके लिए वह स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। इसलिए प्लेटो ने सभी को अलग अलग कार्य बांट दिए गए हैं। तो प्लेटो की छोटी विशेषता है यह आत्मा और समाज का संतुलन बनाए रखता है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के संदर्भ में मानव आत्मा के 3 भाग होते हैं, जैसे कि बुद्धि, साहस और इच्छाएं। आत्मा में न्याय तभी होता है जब ये तीनों भाग संतुलन में होते हैं। समाज में न्याय तभी संभव है जब सभी सामंजस्यपूर्ण कार्य करेंगे। और प्लेटो की 5वीं विशेषता है अहस्तक्षेप की नीति, यानी सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। अब हम बात करते हैं प्लेटो की आलोचनाओं के बारे में। तो प्लेटो की सबसे पहली आलोचना क्या है? तो फर्स्ट आलोचना है वर्ग विभाजन अव्यावहारिक। यानी प्लेटो का वर्ग विभाजन की आलोचना की जाती है क्योंकि यह समाज में कठोर वर्गों को विभाजित करती है। यह समाज को कठोर वर्गों में विभाजित करती है जो कि असमानता को बढ़ावा देते हैं और यह विभाजन व्यवहारिक रूप में लागू करना मुश्किल है। दूसरी आलोचना है ये उत्पादक वर्गों के हितों को। तो प्लेटो की दूसरी आलोचना क्या है? उत्पादक वर्गों के हितों की अनदेखा। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो श्रमिक और उत्पादक वर्ग को शासन में भागीदारी से बाहर रखता है। उत्पादक वर्ग केवल उत्पादन और भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे, यानी भौतिक कार्यों तक ही सीमित रहेंगे। यह उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को अनदेखा करता है। यह आलोचना की जाती है कि यह वर्ग भी समाज में महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो उत्पादक वर्ग होता है वो समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये राज्य को कर देता है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक स्थिति से बाहर है। प्लेटो की तीसरी आलोचना की जाती है ये मानवीय मूल्यों को अनदेखा करता है। मानवीय मूल्यों को अनदेखा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो मानवीय मूल्य जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इन सभी को अनदेखा करता है। यह समाज को सामूहिक हितों को प्राथमिकता देता है, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को नजरअंदाज करता है। और जो प्लेटो की चौथी आलोचना है ये कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में देखा जाता है और इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्लेटो ने न्याय को केवल कानूनी धारणा ना मानकर नैतिक धारणा माना है, जो कि आज की वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य की कल्पना करता है जहाँ हर व्यक्ति और वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है और यह समाज में सामंजस्य लाने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर होती है कि यह व्यवहारिक रूप से लागू करना असंभव है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता जैसे मानवीय मूल्यों को अनदेखा करता है।